अम्मा की पेंशन अभी आई या नहीं? रमा ने बर्तन मांजते हाथों को धोकर पति सूरज से पूछा। कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन। सूरज अखबार से नजर उठाकर बोले, आज महीने की 7 तारीख हो गई। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसा खाते में आ जाता था। जरा देखिए तो, क्यों नहीं आ रही? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूँ बैंक। सूरज ने झुंझलाकर कहा, अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर पूरा ऊपर चढ़ गया और कहा, अगर सोमवार को पेंशन नहीं आती है तब बैंक में घुसिएगा। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे भी सोमवार आने को कौन सा 20 दिन है। आज शुक्र, 2 दिन बाद सोमवार। देख लेंगे जाकर बैंक। सूरज ने रमा को तसल्ली दिलाई। अच्छा जल्दी खाना निकालो, ड्यूटी पर लेट हो जाऊंगा। सूरज तखत पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गई, खाना खाने की मुद्रा में। रमा बर्तनों को छोड़ खाना परोसने पलटी। तभी सूरज ने पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है कि अम्मा की पेंशन अघोर रही हो? क्यों आपको नहीं मालूम कि इस हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो क्या ऐसे ही चले जाएंगे? अरे, मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें? कपड़ा लत्ता तो है ही, और खरीदना क्या है भला? आप मर्दों को क्या पता? औरतों का टकसार। साल भर में एक बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, कम से कम माँ को एक साड़ी। पिछली बार मनोज के बच्चों को कुछ दे भी नहीं पाई थी। सोचिए, भौजाई क्या सोचेगी भला कि कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्च अलग। गुड़िया के लिए एक सूट भी खरीदना है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव में शादी है। वहाँ रहेंगे तो जाना पड़ेगा ही। मेकअप के कुछ सामान खत्म हो गया है। यहाँ तो चल जाता है, मायके से कैसे मांगती फिरूंगी? सूरज ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा, रमा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस बार की पेंशन में अम्मा का नकली दांत लगवाना है? पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइश में उड़ गई। मेरी फरमाइशों में? क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के इतने सारे खर्च हैं कि आपको क्या पता। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या जरूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का नकली दांत लगवा देता। लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनो तब ना। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुंच जाए हाथ झुलाते? हमारा कोई शौक नहीं? शौक? अरे यार, बेचारी अम्मा 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही है। तुमने देखा कि कितनी दुबली पतली हो गई है। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुमको तो अपने ही शौक की पड़ी है। तो क्या करें बताइए? आपके 2500 तनख्वाह में गुजारा होता ही नहीं, कोई कितना समझौता करे? रमा, एक बात समझो, बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वो उन्हीं के भरण पोषण के लिए मिलती है। लेकिन सोच कर बताना, अम्मा कभी पेंशन की बात करती है? उसका अपना खर्च तो 200 से अधिक भी नहीं होता महीने का। सब पैसा तो तुम ही खर्च करती हो। बेचारी पिछले 2 महीने से इस आस में बैठी है कि अब की बार दांत लग जाएंगे। गांव में भी लोग उनसे पूछते होंगे हर बात में। उसे शर्माना पड़ता होगा। तो क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? रमा बोली कि कौन सा उनको बुढ़ापे में पत्थर चबाने हैं। 1 महीना और खिचड़ी खा लेगी तो क्या बिगड़ेगा भला? गांव में कितनी बुढ़िया है जो बिना दांत लगवाए 90-100 की उम्र में ठन ठन घूम रही है। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है सुबह से शाम तक? आपको क्या पता? आप तो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। रमा अब अपमानित करने के तेवर में थी। सूरज वहां से उठे और चुपचाप ड्यूटी निकल गए। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि सूरज बखूबी जानते थे कि रमा वही करेगी जो उसका मन करेगा। सोमवार का दिन भी आ गया। सूरज दोपहर को ड्यूटी के समय निकलकर बैंक से पैसा निकाल लाए और शाम को ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही गुड़िया ने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी, पापा आ गए। रमा और गुड़िया पहले से ही बाजार के लिए तैयार थे, बस सूरज को एक गिलास पानी देने के लिए और एक कप चाय बनाने का उपक्रम शेष था। सूरज के लिए अब तर्क का कोई अर्थ नहीं था। वह चुपचाप अपने स्कूटर को पोंछने के लिए उठे। सूरज की स्कूटर बेहद आराम तलब, महीने में 1-2 बार ही स्टार्ट होती, वह भी जब
तब सूरज को कस्बे में बाजार के लिए जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब ना रहा। सूरज ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और रमा और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। रास्ते भर केवल इसी गणित का हिसाब लगाते रहे कि यदि उनकी एक माह की तनख्वाह में अम्मा के दांत का सेट नहीं आता और अम्मा की पेंशन में साड़ियों कपड़ों की खर्च के बाद दांत लगवाने की गुंजाइश है, तो एक पेंशन इज इक्वल टू मेरी तनख्वाह। मन में कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा था कि जरूर रमा को अम्मा का ख्याल होगा। थोड़ी बहुत भी रियायत हो गई तो कुछ व्यवस्था करके अम्मा का दांत जरूर लगवा लूंगा। इसी उधेड़बुन में कब बाजार आ गया सूरज को पता ही न चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियां और दुकान के चकाचौंध में सूरज की रही सही हिम्मत भी टूट गई। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। रमा के सामने साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन की कुशल चतुराई के सामने सूरज की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि रमा ने एक दो साड़ी सूरज को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन सूरज का ध्यान साड़ियों को देखने से ज्यादा उनके दामों पर था। रमा के दो तीन बार पूछने पर सूरज ने तनिक खिन्नता से कहा, अरे, मेरी पसंद और इच्छा का क्या मतलब, जब तुम्हें सब काम अपने ही मन से करना है। दुकानदार ने आवभगत में बाजार से चाय बिस्कुट मंगवाया। सूरज ने जैसे ही बिस्कुट उठाया, तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगा कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़े से नहीं चबा पाती, बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल दर्शन करके लौटे थे, तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने दो इलायची दाने सुमिरन करके मुंह में डाले, तो फिर उन दोनों को मसूड़े में घुमा घुमा कर घुलाने की कोशिश करने लगे। दांतों का बैरियर ना होने के नाते घुले हुए इलायची दाने का सफेद लिसलिसा तरल बहकर होठों के कोर से बहने लगा। सूरज ने झपट कर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ दिया कि कहीं पड़ोसी ना देख ले। अचानक सूरज को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह अम्मा बैठी है और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घुलकर द्रव्य की तरह बह रहा है। सूरज को बड़ी तेजी घबराहट हुई। वह अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उनका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, गुड़िया और रमा तीनों हैरत से सूरज की तरफ देख रहे थे। दो साड़ी और एक सूट पसंद करने के बाद सूरज को यह अंदाजा लग गया कि पेंशन के 4800 रुपए में से अब इतने रुपए नहीं बचे कि इस महीने भी अम्मा के दांत लग पाए, क्योंकि दांत की बनवाई में भी 3000 से कम लगने की कोई उम्मीद नहीं। और अभी घर का पूरा खर्च भी बचा है। मायके जाएगी तो कम से कम 1000 मांगेगी और कुछ छुट पुट बाजार तो अभी बची ही है। दुकानदार ने 2300 का बिल काट कर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 में निपटाने के बाद अब सूरज के हाथ केवल 1800 रुपए शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटते शाम के 7 बज गए। रमा रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई तथा सूरज कुछ बेबस और कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त सूरज ने रमा और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चल दिए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर सूरज के पास चली आई। घर में दूसरा कोई भी ना था, इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ओढ़ ली। बाबू, चाय बना दूं? अम्मा ने सूरज से पूछा। नहीं अम्मा, अभी चौराहे पर पी है। तुम्हारा पीने का मन हो तो बना लो। अच्छा, तुम 1 घंटे बाद बनाना, दोनों साथ में पी लेंगे। बाबू, आज खाना क्या बनाऊं? अम्मा ने सूरज से तख्त पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दे, वही खा के सो जाएंगे। कहते हुए सूरज की नजर अपने आप ही झुक गई। खिचड़ी? अरे, खिचड़ी कौन खाता है बाबू? इतनी बड़ी रात होती है, फिर भूख लग जाएगी। अम्मा, तू तो पिछले 2 महीने से खिचड़ी खा रही है। तू कैसे खा लेती है खिचड़ी? बता। अरे बाबू, हमारा क्या है, हमने कौन सा बाहर जाना होता है, काम करना होता है। तुझे तो बहुत काम करना होता है, इसलिए तू रोटी खा अपनी। और इस हफ्ते अब तो दांत लग ही जाएंगे, तब तू मुझे खाना खिला दियो।
अम्मा के मुख पर उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से यह बात सुनकर सूरज का हृदय बैठने लगा। वह माँ को पकड़कर बोला, अम्मा अब की बार पूरा महीना तुझे खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। स्वर में लाचारी साफ झलक रही थी। माँ बेटे को समझ गई। माँ खुद को संभाल कर बोली, कोई नहीं बाबू, तू क्यों अपना मन छोटा करता है। 1 महीने की ही तो बात है, फिर दांत लग जाएंगे। कौन सा मुझे चने चबाने हैं। तुम्हारे जी में बहुत खर्चा है बेटा। तुम्हारी दुल्हन भी अभी मायके गई है। उसको भी तो कुछ सिंगार चाहिए होगा। सूरज अम्मा का आत्म संतोष देख कर टूट गया और अधीर होकर बोला, अम्मा तू अपने बैंक की पासबुक अपने पास रखा कर। हमारे बस का नहीं है तुम्हारे रुपए पैसे संभाल कर रखना। और यह कहते ही सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा तख्त से खड़ी उठकर सूरज के सिर के पास खड़ी होकर अपने आंचल से सूरज का मुंह पोंछते हुए बोली, बेटा तू क्यों अपना मन छोटा करता है। इतनी बात सुनकर सूरज बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा और अम्मा उसका माथा सहलाने लगी। तो दोस्तों ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।